ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, इस सेक्शन से चीज़ों को पिक करेंगे। और बेसिकली अगर देखें तो बीपीएससी जितनी अहमियत सेंटर स्टेट रिलेशन फेडरल स्ट्रक्चर को देती है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को अहमियत देती है, उतनी अहमियत उसके द्वारा राइट्स एंड ड्यूटीज को नहीं दिया गया है। प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम आपको दिखेगी। लेकिन अगर पिछले 2-3 वर्षों से देखें, जब से क्वेश्चन के पैटर्न में, पेपर के पैटर्न में बदलाव आए हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ी है, तब से आप देखेंगे कि इस टॉपिक को उसने रेगुलरली टच करना शुरू किया है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्रश्न यहाँ से उठा करके पूछे जाएंगे। अब अगर आप देखें तो अगर आपके पास कोई प्रश्न हो जिसको आप चाहेंगे कि उसको डिस्कस यहाँ पर किया जाए तो आप बतला सकते। अगर आपके पास प्रश्न नहीं होंगे तो फिर मैं अपने तरीके से चीज़ों को पिक करूँगा। क्या प्रश्न है? मैं ही बतलाऊं? चलिए एक प्रश्न हम पिक करते हैं और यह प्रश्न जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रश्न है। एक बार प्रश्न आप लिखें। संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है। और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है,
मेरे ख्याल से यह प्रश्न 2023 या 24 में पूछा गया है। एग्जैक्ट वो मेंशन मैंने नहीं करके रखा है। जो आपको क्वेश्चनायर दिया गया है उसमें ये प्रश्न निश्चित 2025 का है। एक 2025 में अलग प्रश्न पूछा गया है, समझे। एक बार और कहीं पर पूछा गया है, मुझे ध्यान है। खैर, प्रश्न पर हम लौटे। बेसिकली अगर आप देखें, प्रश्न है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज डीपली रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, in the constitution itself. And is founded on its essential facets. Is found on its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of recent judicial decisions. relevant judicial decisions. देखें यहां पर, अगर आप देखें, अगर फॉर्मेट करने दो तो हो जाएगा। बतलाइए क्या, हाँ या ना? कोशिश कर सकते हैं, हाँ कीजिए। 6 से 7 मिनट का समय है, इसको फॉर्मेट कीजिए।
जितना भेग है उसी तरह भेगी आंसर भी किया है। कितने बजे आता बोलती तो नीचे भेज देता गाजे बाजे के साथ रिसीव करने के लिए। ये है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या? फिर गोलेबाजी शुरू किया ना, तो गोलेबाजी मत कीजिए। प्रश्न का उत्तर देना है आपको, प्रश्न नहीं लिखने। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, प्रश्न में अगर टेक्निकल टर्म है, प्रश्न में अगर टेक्निकल टर्म है तो सबसे पहला काम करें उस टेक्निकल टर्म को डिफाइन करें। जैसे अगर डिमांड ऑफ क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई करें तो यहां पर देखेंगे पहला शब्द है संवैधानिक नैतिकता से आशय। और इसके कंटेक्स्ट में ये चीज कहा जा रहा है कि संवैधानिक नैतिकता जो है डीपली रूटेड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं, और यह किस पर आधारित है? यह किस पर, संवैधानिक नैतिकता किस पर आधारित है? नहीं, तो संविधान के तात्विक फलकों पर। और इस चीज को आपको एलेबोरेट करना है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है किसके कंटेक्स्ट में? रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजन के कंटेक्स्ट में या जजमेंट के कंटेक्स्ट में। देखिए तो अब डिमांड ऑफ क्वेश्चन आपके सामने है या कोई डाउट है? देख, बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से आशय क्या है? वे वैल्यूज, वे एथिक्स, वह मोरालिटी, वे आइडियल्स जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है। मतलब संविधान जिन मूल्यों पर, जिन मर्यादाओं पर, जिन सिद्धांतों पर,
जिन विचारों पर और जिन आदर्शों पर आधारित है, उससे संवैधानिक नैतिकता का निर्माण होता है। नहीं? दूसरे शब्दों में कहें तो संवैधानिक नैतिकता का संबंध जो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट से जाकर जुड़ता है, संविधान की मूल भावनाओं से जाकर जुड़ता है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, अगर हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट की बात करें तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट क्या है और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट की झलक हमें कहां पर मिलती है? एक तो आंख बंद करें और प्रियम्बल को याद करें, प्रियम्बल को याद करें। जब आंख बंद करके प्रियम्बल को याद करेंगे तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट का आपको आइडिया मिलेगा। और जब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट का आइडिया मिलेगा तो उसी स्थिति में उसको डिफाइन करना कंपैरेटिवली आसान होगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई। बार बार मैं कह रहा हूं, प्रियम्बल की अहमियत को समझें। अगर आंसर में डिफरेंस क्रिएट करना है, अगर आंसर में वैल्यू एडिशन को इंश्योर करना है, तो कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको पकड़ें। एक जगह उस कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लें। 12 से 14 कीवर्ड्स हैं जिनको आपको पकड़ना है। नंबर 1, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये कीवर्ड है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो निर्धारण होगा वी द पीपुल ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में होगा। वी द पीपुल ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में जो भी चीजें होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट होंगी, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट का पार्ट होंगी। और जो चीजें वी द पीपुल ऑफ इंडिया के साथ कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में हैं, ना तो वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के पार्ट से उनका संबंध जुड़ेगा और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से उनका संबंध जुड़ेगा। नहीं। नंबर 2 है सॉवरेंटी। नहीं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो प्रियम्बल किस बात का इंडिकेट करता? सॉवरेन कौन है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया है, ये सॉवरेन है। ठीक है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, इंडियन कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो सॉवरेंटी बटी हुई दिखेगी आपको। कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो चूंकि वी द पीपुल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया है एंड सॉवरेंटी लाइज इन वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सॉवरेंटी लाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संप्रभुता संविधान में अंतर्निहित है। नंबर 2, अब आप प्रश्न कर सकते कि अगर वी द पीपुल ऑफ इंडिया सॉवरेन है और मैं कह रहा हूं वी द पीपुल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया है, इसलिए सॉवरेंटी कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर्निहित है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर
आखिर संविधान में भी तो संशोधन हो सकते हैं, और संविधान में अगर संशोधन होते रहते हैं, होते रहे, अगर पिछले 75 वर्षों के दौरान करीब करीब 105 106 संशोधन हुए, तो कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन कहां रहा? तो यहां पर दो बातों को ध्यान रखें, इंटरप्रिटेशन समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए सुप्रीम है, सॉवरेन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण वी द पीपुल ऑफ इंडिया के द्वारा इनडायरेक्टली किया गया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो राइट नाउ वी द पीपुल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? इंडियन पार्लियामेंट नहीं। और चूंकि इंडियन पार्लियामेंट वी द पीपुल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए अगर आप देखें वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बिहाफ से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ऑथोरिटी किसको दी गई है? इंडियन पार्लियामेंट को दी गई है। इसलिए मैंने यूज किया कि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो सॉवरेंटी बंटी हुई दिखेगी। बातें समझ में आई? नहीं? डिसीजन तो फाइनली कलेक्टिव डिसीजन होता है। बटे होने का मतलब क्या होता, जरा ये बतला दे। अगर मैं ये कहता हूं कि सॉवरेंटी किसी एक में अंतर्निहित ना होकर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बटे होने का मतलब आप क्या समझते हैं? और अगर आप जाएं तो बात यहीं पर तो खत्म नहीं हो रही है। इस बात को इंश्योर किया जाना है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हड़बड़ी में वो कोई काम ना करे जो उसी के लिए सेल्फ गोल साबित हो, तो उसके लिए भी ना मैकेनिज्म मौजूद है। कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट इस बात को इंश्योर करता है, इस बात को इंश्योर करता है कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है दैट मस्ट बी फॉलोड, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ने बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को दिया गया है। बातें स्पष्ट हुई? तो अगर इस प्रोसेस से गुजरे तो एक सॉवरेंटी शब्द जरूरत के हिसाब से कहां पर हमें क्या व्याख्या करनी है, यह तरीका, क्योंकि बार बार मैं आर्ट ऑफ रीडिंग की भी बात करता हूं और बार बार मैं आर्टिकुलेशन की भी बात करता हूं। लगातार आप देखें ऐसे प्रश्न को मैं पिक कर रहा हूं जिन प्रश्नों में आर्टिकुलेशन महत्वपूर्ण हो। नंबर 2, अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट की आप बात करेंगे तो तीसरा कंपोनेंट, तीसरा फ्रेज क्या है जिसका इस्तेमाल करें आप? और यह प्रियम्बल की चर्चा के क्रम में नहीं होना चाहिए, जहां आपको मौका मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के जिस पार्ट से क्वेश्चन है, जिस भी पार्ट से है, हो सकता है आज का क्लास इसी पर निकल जाए, मैं बहुत चिंतित नहीं हूं उसके लिए, पर्याप्त समय है हमारे पास नहीं, क्योंकि बीपीएससी ने जो कैलेंडर दिया है
यद्यपि कैलेंडर भी आगे पीछे होते रहता है। पीछे तो नहीं होता है। हुआ है ना, इतनी जल्दी कह देंगे पीछे नहीं होता है। एक कहावत है, सान में जन्मल रे गिदौर भादो में अले रे बाढ़, तो कल के बाप रे बाप एहन बाढ़े नहीं देख लिए। अगर आप इसी बीपीएससी के कंटेक्स्ट में देखें, 71st बीपीएससी पीटी जो हुआ है, इसमें कैलेंडर आगे पीछे नहीं हुआ है। कितने बार जारी किए गए, क्या हुआ है? तो अगर आप जाकर के देखें, तीसरा शब्द जो प्रियम्बल से उठा पे, जिसको, क्योंकि लगातार आप देखेंगे मैं लगातार प्रश्नों को जो डिस्कस कर रहा हूं, आइडिया प्रियम्बल से क्रिएट में, या तो आइडिया मैं प्रश्न से क्रिएट कर रहा हूं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखें, या आइडिया मैं प्रियम्बल से क्रिएट कर रहा हूं। दो ही चीजें हो रही। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो अगला बिंदु क्या इमर्ज करता, वह सॉवरेन के बाद शब्द है सोशलिस्ट। ठीक है। और अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें, सोशलिज्म का संबंध भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट से जाकर के जुड़ता है, क्योंकि सोशलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं दो चीजों को, नंबर वन, सोशलिज्म इक्वलिटी को फोकस करता है, समानता पर जोर सोशलिज्म का होता, और सोशलिज्म न्याय की भी बात करता है। तो एक और सोशलिज्म का संबंध समानता और न्याय से जाकर जुड़ेगा नहीं, दूसरी ओर सोशलिज्म जो है वह कहीं न कहीं इंडिविजुअल के सापेक्ष सोसाइटी को कहीं अधिक अहमियत देता है, समाज को कहीं अधिक अहमियत देता है, समूह को कहीं अधिक अहमियत देता है। अब बातें समझ में आ रही, इनको वो ज्यादा अहमियत देता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी आइडेंटिटी की को भी अप्रूवल देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी इंटरेस्ट को, कम्युनिटी राइट्स की भी बात करता है, और कम्युनिटी राइट्स को डिफेंड भी करता है। तो इसके कंटेक्स्ट में समाजवाद, और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करेंगे, एनीथिंग अगेंस्ट इक्वलिटी, एनीथिंग अगेंस्ट जस्टिस, एनीथिंग अगेंस्ट फ्रेटर्निटी, दैट विल बी वायलेशन ऑफ constitutional morality. We can't talk about constitutional morality violating equality, violating justice, violating fraternity. अब बातें समझ में आ रही? तो ये तो बात मैंने समाजवाद के कंटेक्स्ट में की। अगला फ्रेज है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो सेकुलरिज्म का भी संबंध कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से जुड़ता है, और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के सेंटर में सेकुलरिज्म है। और सेकुलरिज्म का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में सेकुलरिज्म का मतलब निगेशन ऑफ रिलीजन नहीं है, निगेशन ऑफ रिलीजियसिटी नहीं है। अगर सेकुलरिज्म के कंटेक्स्ट में बात करें, दरअसल इंडियन सेकुलरिज्म रेस्पॉन्सिव है रिलीजियस प्लूरलिज्म के प्रति, धार्मिक बहुलवाद के प्रति नहीं।
क्योंकि इंडिया मल्टी रिलीजियस कंट्री है और मल्टी रिलीजियस कंट्री के रूप में इंडिया की नीड और रिक्वायरमेंट अलग अलग है। एक और रिलीजियस आइडेंटिटी को भी मान्यता अप्रूवल देना है एंड एट द सेम टाइम स्टेट और रिलीजन के बीच सेपरेशन को भी इंश्योर करना है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करेंगे तो बिना सेकुलरिज्म के कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की कल्पना नहीं की जा सकती, बिना प्लूरलिज्म के, बहुलवाद के कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट बिंदु अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और लोकतंत्र भी कैसा, लोकतंत्र की चर्चा है वहां। नेचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होगा, तो आप अगर गौर करें कुछ चीजें इंडिकेटेड है और कई चीजें इंडिकेटेड नहीं है। तो जब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो इंडिकेटेड चीजें हैं हम उनको भी ध्यान में रखेंगे और जो इंडिकेटेड नहीं हैं उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो क्या इंडिकेटेड है वहां पर और क्या इंडिकेटेड नहीं है, तो अगर आप देखें एक ऐसा डेमोक्रेसी जो रिपब्लिक है, ठीक है, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट की जो बात करेंगे तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। और उसी डेमोक्रेटिक स्पिरिट के कारण वी द पीपुल ऑफ इंडिया फ्रेज कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। उसी डेमोक्रेटिक स्पिरिट के कारण अगर आप जाकर के देखें सोशलिज्म की भी बात है और सेकुलरिज्म की भी बात है। उसी डेमोक्रेटिक स्पिरिट के कारण अगर आप देखें तो आप यह पाएंगे कि इंडिया के रिपब्लिक होने की कल्पना की गई है, घोषणा की गई है। और इंडिया के रिपब्लिक होने की घोषणा क्या बतलाती है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनार्की, नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनार्की, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डायनेस्टिक रूल। अगेन अगर आप जाकर के देखें तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करेंगे तो इंडियन डेमोक्रेसी कैसी होगी, कैसा होगा भारतीय लोकतंत्र, इंडियन डेमोक्रेसी कैसा होगा, वह सोशलिस्ट होगा, वह सेकुलर होगा, वह लिबरल होगा। लिबरल शब्द संविधान में मौजूद नहीं है, लेकिन लिबरलिज्म के वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकॉर्पोरेटेड हैं और लिबरलिज्म के वैल्यूज प्रियम्बल में भी मौजूद हैं। तो यह उदार लोकतंत्र होगा और उदार लोकतंत्र के रूप में यह क्या करेगा, इंडिविजुअल की अहमियत को स्वीकारेगा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को इंश्योर करेगा, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करेगा। लिबरल डेमोक्रेसी में यह क्या करेगा, लिबर्टी को इंश्योर करेगा, स्वतंत्रता को यह सुनिश्चित करेगा। लिबरल डेमोक्रेसी में यह किस चीज को इंश्योर करेगा, तो यह लिबर्टी को जो इंश्योर करेगा वह इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में भी और कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में भी लिबर्टी को यह इंश्योर करेगा। अब बातें समझ में आई। अगेन अगर आप जाकर के देखें तो अगला जो हमने वो डिस्कस कर दिया। अगेन अगर आप मूव करें
तो बात की गई है जस्टिस की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और जस्टिस इक्वलिटी के बिना संभव है क्या? इक्वलिटी के बिना जस्टिस की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसीलिए अगर आप जाकर के देखें तो इंडियन डेमोक्रेसी कैसा होगा, तो बहुलवादी लोकतंत्र होगा, प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी होगा, बहुलवादी लोकतंत्र नहीं, ताकि समाज के हर हिस्से को प्रतिनिधित्व और भागीदारी मिल सके। डिफरेंट तरीके से आप देखेंगे प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। उस प्रतिनिधित्व और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है? नहीं, तो आप देखेंगे उस प्रतिनिधित्व और भागीदारी को इंश्योर करने के लिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। उस प्रतिनिधित्व और भागीदारी को इंश्योर करने के लिए आप देखेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया गया है। लेटर फेज में 73rd अमेंडमेंट विलेज असेंबली का जो कॉन्सेप्ट है, नहीं, उस प्रतिनिधित्व और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है? जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन के एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की कोशिश की गई है। और इसके लिए जो है लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, एससी कम्युनिटी के लिए, एसटी कम्युनिटी के लिए। और अभी अगर आप जाकर के देखें तो विमेन रिजर्वेशन के लिए मार्ग जो है प्रशस्त हुआ है। नहीं? लेकिन यहां पर ध्यान रखें, इस बात को ध्यान में रखा गया है, इस बात को ध्यान में रखा गया है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबकी रुचि नहीं हो सकती, सब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन सकती। ऐसे भी समाज के समूह हैं नहीं जो चुनावी राजनीति से दूर हो, तो उनको प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा, उनकी भागीदारी कैसे संभव होगी? एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो दूसरा प्रश्न जो उभर करके आता है वह यह कि ऐसा भी हो सकता कि कोई समूह संख्या में इतना कम हो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए उसके प्रतिनिधित्व और भागीदारी की संभावना ना हो। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए अगर आप जाकर के देखें तो दो काम किया गया। लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान कुछ समय पहले तक किया गया, उसको चूंकि रिवाइव नहीं किया गया है इसलिए अभी प्रोविजन है, लेकिन वो डेड है, एप्लीकेबल नहीं है। और राज्यसभा में जाकर के देखें, विधान परिषद में जाकर के देखें, राज्यसभा और विधान परिषद में जाकर के देखेंगे तो उस समूह की भागीदारी को भी इंश्योर करने की कोशिश की गई है नॉमिनेशन के प्रोविजन के जरिए, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर नहीं बन सकते। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इसलिए मैंने कहा और इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म का संबंध डाइवर्सिटी से जाकर के जुड़ता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म की ओर ले जाता है, नहीं, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी जो प्लूरलिज्म के जरिए डाइवर्सिटी के लिए स्पेस क्रिएट किया जाता है। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें, स्वतंत्रता की बात मैंने आपके साथ की ही, और स्वतंत्रता की जो बात की गई है वो लार्जर कंटेक्स्ट में,
जिसमें धर्म, अंतःकरण और उपासना एवं विश्वास की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो एक ओर सेकुलरिज्म की बात करना, दूसरी ओर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए स्पेस क्रिएट करना और स्टेट के द्वारा उसको इंश्योर किया जाना। समता के कंटेक्स्ट में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात की गई है। ये बातें स्पष्ट हुई यानी। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो ये सारे शब्द जो हैं, हाँ, एक दो फ्रेज और छूट गए। जब नेचर ऑफ डेमोक्रेसी की बात मैंने की तो एक, इंडियन डेमोक्रेसी कैसा होगा, भारतीय लोकतंत्र कैसा होगा। तो भारतीय लोकतंत्र जो है वह संघीय लोकतंत्र होगा, फेडरल डेमोक्रेसी होगा नहीं। और अगर आप देखें तो इंडिया की परिकल्पना एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में की गई है, जीवंत लोकतंत्र के रूप में की गई है। भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप जो है वह स्थिर ना होकर क्या है, भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप स्थिर ना होकर के विकसनशील है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें और एक और नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में देखें, संसदीय लोकतंत्र की संकल्पना, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है चेक एंड बैलेंसेज पर बेस्ड है, चेक एंड बैलेंसेज को अहमियत देता। और अगर आप जाकर के देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म पार्लियामेंट्री चेक एंड बैलेंसेज को विस्तार देता है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में केवल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में चेक एंड बैलेंसेज नहीं है, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में आप जाकर के देखें तो जो चेक एंड बैलेंसेज आपको दिखाई पड़ेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेक एंड बैलेंसेज है। और कॉन्स्टिट्यूशनल चेक एंड बैलेंसेज के साथ साथ अगर आप जाकर के देखें तो सेपरेशन ऑफ पावर को भी इंश्योर करने की बात वहां पर की गई है, सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात है। तो यही सारी चीजें ना यहां पर जो आपसे पूछा गया ना, संविधान के तात्विक फलकों पर आधारित है, ठीक है। तो संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, संवैधानिक नैतिकता की बात आप करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेंगे, समाजवादी मूल्यों की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, समानता और समता और न्याय की बात करेंगे। नहीं, अगेन अगर आप वहाँ से मूव करें तो बंधुत्व की बात आप करेंगे, फ्रेटर्निटी की बात आप करेंगे। वहाँ से अगर आप मूव करेंगे नहीं तो प्लूरलिज्म की बात करेंगे। वहाँ से मूव करेंगे टॉलरेंस की बात आप टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस की बात आप करेंगे, सहिष्णुता और स्वीकार्यता की बात करेंगे। वहाँ से अगर बात करेंगे तो रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी की बात करेंगे, बहुलता विविधता की स्वीकार की बात आप वहाँ पर करेंगे। वहाँ पर बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेक एंड बैलेंसेज की बात करेंगे। लगभग चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो इस प्रश्न को मैंने रेस्पॉन्ड कर दिया, इस पार्ट को भी मैंने रेस्पॉन्ड कर दिया कि संविधान के तात्विक फलकों पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कंसेप्ट कैसे बेस्ड है। अब यहां पर बात की जा रही है दैट इज डीपली रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब आप इसको रेस्पॉन्ड करेंगे तो इसको साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा? दो चीजें करनी। ऐसा कहने का आधार क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अगर आप देखें
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इसकी ओर इशारा करता है। और दूसरा, अगर आप जाकर के देखें और इस प्रियम्बल को किससे जोड़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जोड़ें। दूसरे कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो अगला बिंदु यहां पर क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में जाएं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, गौर कीजिएगा। 4 नवंबर 1948 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन करते हुए अंबेडकर कहते हैं कि संवैधानिक न्याय नैतिकता का अर्थ है संवैधानिक प्रावधानों का पालन और उन मूल्यों का सम्मान जो शासन को जवाबदेह और पारदर्शी बनाते हैं। What does constitutional morality means? It means following the constitutional provision and respect for those values which ensures ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस, जो शासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाते हैं। नहीं, दूसरी बात अगर आप, तो इसका मतलब यह है शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट का हिस्सा है। क्योंकि वैसे भी पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती और इसके बिना लोकतंत्र की अहमियत भी नहीं रह जाती। दूसरी बात उन्होंने कही, डॉक्टर अंबेडकर ने, कि लोकतंत्र केवल शासन की प्रणाली नहीं है, एक नैतिक व्यवस्था है। गौर कीजिएगा, लोकतंत्र केवल शासन की प्रणाली नहीं है, एक नैतिक व्यवस्था है। अब गौर करेंगे यहां पर, बहुत अच्छे प्रश्न यहां से क्रिएट किए जा सकते। ये कहते हैं डेमोक्रेसी शासन की प्रणाली नहीं, ठीक है, एक नैतिक व्यवस्था भी है। क्या मतलब है, क्या फॉर्मेट कर सकते हैं इसको, जरा करें तो। 5 से 7 मिनट का समय, देखो क्या समझ रहे हैं। एप्लीकेशन ऐसे ही डेवलप होगा, ये चीज ध्यान रखें। क्वेश्चन तो कहिएगा
करीब करीब पिछले 10 साल के प्रश्न ऑलरेडी हमने डिस्कस करके उसमें डाल रखे हैं, जो ट्रेंड एनालिसिस से है, और वहां से प्रश्नों का आइडिया मिल जाएगा आपको।
मेरे प्रश्न को तो रिस्पॉन्ड नहीं किया है आपने। थोड़ा सा जो है ना प्रश्नों पर काम कीजिए, क्योंकि एक समस्या क्या महसूस कर रहा हूं कि सब कुछ जानते हुए भी आप सब कुछ जान रहे होते, लेकिन जैसे प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं तो समझे, तो थोड़ा सा प्रश्न को अगर ट्विस्ट कर देता हूं ना तो आप लोग चारों खाने चित हो जाते हैं। और उसका रीजन क्या है जानते हो? उसका रीजन यह है कि प्रश्न से जूझते नहीं हैं आप। मतलब फ्रैंकली अगर मुझसे पूछें तो आज क्लास के बाद कुछ काम कर रहा था तो एक आइडिया आया, क्यों नहीं ऐसे 15-20 शब्दों को आइडेंटिफाई किया जाए की टर्म का, जिसका इस्तेमाल हम पॉलिटी सेक्शन के किसी भी प्रश्न को रिस्पॉन्ड करने के लिए कर सकें, उसके जो रेलिवेंट फ्रेज है। और की टर्म के जरिए अगर हम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे तो की टर्म के जरिए प्रियम्बल से भी लिंक करना आसान होगा, प्रश्नों को समझना भी आसान होगा और रिस्पॉन्ड करना भी आसान होगा। आपने इस प्रश्न में जो आपको करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया, आपको करना यह चाहिए था लोकतंत्र, दैट इज डेमोक्रेसी, अगर केवल शासन प्रणाली होती then what? नहीं, और अगर यह नैतिक व्यवस्था भी है मोरल ऑर्डर और सिस्टम भी, तो क्या सोचा है इस पर? बताइए सौरभ, इस तरीके से सोचा? सोचना चाहिए था ना? नहीं। आपको क्यों लगता है कि वो प्रीवियस ईयर के, अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ही मैं डिस्कस करूं आपके साथ, नहीं,
तो समस्या यह है कि वही प्रश्न तो फिर पूछे नहीं जाएंगे, नहीं। और जब प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ही डिस्कस करना है तो 21,000 रुपया देने की ज़रूरत क्या है मैराथन के नाम पर? नहीं, किसी का भी विथ आंसर क्वेश्चन बैंक उठा करके ले आइए, 200, 250, 300 में मिल जाएगा, ठीक है। और एक सोच आप लोगों के बीच प्रिवेल करती ही है, नहीं? कि मोटा मोटी सब चीज मिल गया, बात खत्म है। अगर शासन प्रणाली के रूप में डेमोक्रेसी को आप देखते तो शासन प्रणाली के रूप में डेमोक्रेसी किसकी बात करती है? प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी, पार्टिसिपेशन और उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और इसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, इसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो शासन प्रणाली के रूप में डेमोक्रेसी जो है निर्वाचन, इलेक्शन, और दूसरा शासन प्रणाली के रूप में डेमोक्रेसी जो है वह बहुमत, मेजॉरिटी का जो ओपिनियन है इसको अहमियत देती है। इसलिए क्योंकि इसके केंद्र में कौन है? जनता। बल्कि हम जब कहते हैं कि यह एक नैतिक व्यवस्था भी है, तो अगर आप जाकर के देखें नैतिक व्यवस्था के रूप में डेमोक्रेसी क्या करती है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात करती है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात करती है। इसका जोर कंसेंसस बिल्डिंग पर है। आम सहमति के निर्माण पर इसका जोर है। कंसेंसस बिल्डिंग पर जोर है। अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो यह जो है संवाद पर जोर देती है। संवाद किनके साथ?
जो असहमत हैं, जो भिन्न मत वाले हैं, जो विरोधी हैं, नहीं, अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो यह जो है असहमति या विरोध के प्रति के स्वीकार और उसके प्रति सम्मान के भाव पर जोर देती है। नहीं, लोकतंत्र के रूप में इससे क्या अपेक्षा की गई है? समानता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व के प्रति संवेदनशील होने की। नैतिक व्यवस्था के रूप में इससे क्या अपेक्षा की गई है? नैतिक व्यवस्था के रूप में इससे अपेक्षा की गई है समावेशी होने की। इट मस्ट बी इंक्लूसिव। बातें स्पष्ट हुई? नैतिक व्यवस्था के रूप में इससे क्या अपेक्षा की गई है? प्लूरलिस्टिक होने की। इसके बहुलवादी होने की अपेक्षा की गई है। प्लूरलिज्म के एक्सेप्टेंस की अपेक्षा इससे की गई है। नहीं, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। तो ये जो पीपुल है, ये पीपुल जो है मेजॉरिटी का पर्याय नहीं है। जो जनता है, जनता बहुमत का पर्याय नहीं है। जनता में बहुमत भी शामिल है और अल्पमत भी शामिल है। ये हमेशा नैतिक व्यवस्था के रूप में इसका जोर अगर आप जाकर के देखें, इंगेजमेंट पर जोर है। जो आपसे भिन्न मत रखते हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे असहमत हैं, वे आपके शत्रु नहीं हैं। उनके साथ संवाद कीजिए, या तो सहमत होइए या उनको सहमत कीजिए, कन्विंस कीजिए। और अगर नहीं, यह भी संभव नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में आपसे अपेक्षा की जाती है असहमति और विरोध के साथ आगे बढ़िए। समझे? अभी चुनाव प्रचार देख ले तो आपको लगेगा भारतीय लोकतंत्र कहां था, अभी तक एकदम
चुनाव के बाद पूरे लोकतंत्र की तस्वीर बदल जाएगी। नहीं, बातें ये समझ में आई या नहीं? तो डेमोक्रेसी जो है ए सेट ऑफ वैल्यू की प्रस्तावना करता हुआ आता है। अ सेट ऑफ वैल्यू जिसमें लिबर्टी के लिए स्पेस है, जिसमें इक्वलिटी के लिए स्पेस है, जिसमें फ्रेटर्निटी के लिए स्पेस है, जिसमें जस्टिस के लिए स्पेस है, जो मोरल है, जो एथिकल है, जो वैल्यू बेस्ड है, जो एथिकल है, इन सब के लिए वहां पर आपको स्पेस दिखेगा। नहीं, जो आपसे यह एक्सपेक्ट करता है कि आप सबको साथ समेटते हुए चलें। यह केवल संविधान की शब्दावलियां नहीं है, यह केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भाषण नहीं है। नेहरू ने अपने कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी स्पेस दिया, और नेहरू ने अपने कैबिनेट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी स्पेस दिया, स्पेस क्रिएट किया उनके लिए। और सहमति और मतभेदों के बीच आप इस चीज को रेफर करें आंसर में, और जब आप इन चीजों को आंसर में रेफर करेंगे तो वहां से आपका आंसर नहीं। अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, बिहार का चुनाव चल रहा है, और अगर आप देखें, जब यहां से जेबी कृपलानी खड़े थे, जेबी कृपलानी खड़े थे, तो आप देखेंगे नेहरू ने वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं दिया, यह कहते हुए कि कृपलानी जी कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने रहे हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष का इतना सम्मान तो होना ही चाहिए कि उनके अगेंस्ट हम उम्मीदवार ना दें। आचार्य अशोक मेहता के कंटेक्स्ट में, मेरे ख्याल से अशोक मेहता के ही कंटेक्स्ट में बात थी, अशोक मेहता के अगेंस्ट नेहरू ने कैंडिडेट देने से मना कर दिया। नेहरू ने कहा कि ऐसे लोगों की जगह पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ऐसे लोगों को संसद में होना चाहिए। यह है असहमति, मतभेद और भिन्न मतों के प्रति सम्मान का भाव, उसका एक्सेप्टेंस, उसको यहां से समझे। यहां तो सहयोगी दल तक में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते गठबंधन के दौर में। अब बातें समझ में आई या नहीं? तो बार बार मैं कहता हूं, चीजों को पकड़ें, चीजों को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। तो वापस मैं लौटता हूं, कहां पर चर्चा कर रहा था? तो डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस डिबेट की चर्चा कर रहा था। अगर आप जाकर के देखें, आ, 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर कहते, हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जहां बंधुत्व केवल एक नारा नहीं बल्कि एक जीवंत सिद्धांत होगा। नहीं, और आगे वो कहते, यदि सामाजिक आर्थिक समानता प्राप्त नहीं, यदि हम सामाजिक आर्थिक समानता प्राप्त नहीं करते तो हमारी राजनीतिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। और आगे उन्होंने कहा, समानता केवल कानून में नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहार में भी होना चाहिए। बहुत अच्छा ये लाइन है। यहां पर अगर आप जाकर के देखें, जब नैतिक व्यवस्था की बात करते, तो नैतिक व्यवस्था की बात करते हुए यहां पर आपको कहना होगा, नहीं, हमें व्यवहार में लोकतांत्रिक होगा। लोकतंत्र व्यवहार में, लोकतंत्र हमसे क्या अपेक्षा करता है? लोकतंत्र हमसे अपेक्षा करता है लोकतंत्र हमसे अपेक्षा यह करता है कि हम व्यवहार में लोकतांत्रिक हो, हमारी सोच लोकतांत्रिक हो, हमारे विचार लोकतांत्रिक हो, हमारा माइंडसेट लोकतांत्रिक हो, हमारे संबंध लोकतांत्रिक हो।
घर में माँ सही भी बोल रही है, पिताजी चढ़ जाते हैं, चुप रहो तुमको कुछ नहीं बूझने आता है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी है सुने, समझने की कोशिश करें, और अगर कुछ समझने वाली चीजें नहीं है तो पेशेंटली अपने कंसर्न को सामने वाले के सामने रखें। नहीं, इन्हें कि बच्चे को डांट के चुप करवा दिया, बहुत समझदार हो गए हो, 2 किताब पढ़े हो, चुपचाप जाके फलानमा को वोट दो। मेरी बातें समझ में आई? तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, हमारा व्यवहार भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। नहीं, एक और बात उन्होंने कही, हमें केवल संवैधानिक सरकार ही नहीं, 1949 के डिबेट में ही, 25 नवंबर 1949 के डिबेट में कहा, ठीक है, हमें केवल संवैधानिक सरकार ही नहीं बल्कि अच्छी संवैधानिक सरकार चाहिए जो संवैधानिक नैतिकता पर आधारित हो। A good constitutional government which must be based on constitutional morality. जो उत्तरदायी हो, जो जवाबदेह हो, जो स्पष्ट और पारदर्शी हो, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान रखता हो, जिसने लोकतंत्र के मूल्यों को आत्मसात किया हो। नहीं, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और बंधुत्व के प्रति आग्रहशील हो, उसके प्रति उसमें सम्मान का भाव, जो असहमति, सम्मान, मतभेद, मतभिन्नता को खारिज ना करे बल्कि वो स्वीकार करे, जो सहिष्णुता से आगे बढ़कर स्वीकृति तक जाए, ऐसी सरकार। नहीं, आगे उन्होंने कहा संविधान का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है क्योंकि इसके बिना लोकतंत्र केवल एक खोखला ढांचा होगा। देखिए, तो लगभग वही चीजें डॉक्टर अंबेडकर ने भी कही ना। नहीं, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो कैसे ये डीपली रूटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने इसकी बात की। नहीं, अब एक पार्ट बाकी रह गया और वह पार्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जो ये पूरी की पूरी चर्चा होनी चाहिए, जो रिसेंट जजमेंट हैं, जो रेलिवेंट जजमेंट हैं, उनके कंटेक्स्ट में। तो अगर आप जाकर के देखें तो नहीं कुछ भी, तो कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनसे आप परिचित हैं, जैसे समलैंगिकता पर जो मसला था, नवतेज जौहर वर्सेस भारत संघ मामला 2018 का, उसमें जो डीक्रिमिनलाइज किया गया होमोसेक्सुअलिटी को, तो होमोसेक्सुअलिटी को किस बेसिस पर डीक्रिमिनलाइज किया गया? अगर आप देखेंगे तो उसके लिए डीक्रिमिनलाइज करने के लिए संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत का हवाला दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का हवाला दिया गया, और यह कहा गया कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट जो है वो इक्वलिटी पर बेस्ड है और यह कानून इक्वलिटी के स्पिरिट को वायलेट करता है, उसके प्रति वायलेटिव है, इसलिए यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नहीं, अगर आप जाकर के देखें, सबरीमाला केस 2018 का है। सबरीमाला मंदिर में अगर आप जाकर के देखें तो जो रजस्वला महिलाएं हैं उनका प्रवेश वर्जित था। तो इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का हवाला दिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने, जो आगे चल करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा?
संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को संविधान के मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। और रेफरेंस में उन्होंने लिबर्टी और इक्वलिटी की बात की, समानता और स्वतंत्रता की बात की, जो संविधान के मूल्य हैं, कोर वैल्यू हैं, और जो संवैधानिक नैतिकता के निर्माण में अहम और निर्णायक भूमिका निभाती है। जस्ट मिनट, गप में इतना व्यस्त, वहाँ लॉस्ट है। यहाँ से नेट की समस्या शायद। नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई है। अनुज को उठा दो। तो मैं चर्चा कर रहा था सबरीमाला मस्जिद के मामले में भी कॉन्स्टिट्यूशनल, जहाँ समलैंगिकता वाले मसले में 377 सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी के मसले में उसको जो डीक्रिमिनलाइज किया गया होमोसेक्सुअलिटी को, तो वहाँ पर जाकर के देखेंगे इक्वलिटी के कंटेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को डिफाइन किया गया। जबकि सबरीमाला मंदिर के मामले में जब डिफाइन किया जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी का हवाला दिया जाता है और जेंडर जस्टिस को इंश्योर करने की बात की जाती है, तो वहाँ पर एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी की बात आती है और वहाँ पर इक्वलिटी, लिबर्टी और इक्वलिटी के कंटेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को वहाँ पर डिफाइन किया जाता है। अगेन अगर आप जाकर के देखें, नजीब जंग वाला जो मामला था, नजीब जंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018, ठीक है। तो वहां पर देखेंगे बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन और संस्थागत जवाबदेही को, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी का हिस्सा माना गया। जस्टिस डी मिश्रा थे जिन्होंने कहा संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा और सभी संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर काम करना। मतलब अगर आप जाकर के देखें तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के कंटेक्स्ट में डिफाइन किया गया, बैलेंस ऑफ पावर के कंटेक्स्ट में डिफाइन किया गया और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के कंटेक्स्ट में डिफाइन किया गया। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 का जो है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे आईपीसी की धारा, अब तो आईपीसी रही नहीं, आईपीसी की धारा 497 होती थी एडल्टरी से संबंधित। आईपीसी की धारा 497 एडल्टरी से संबंधित था। तो अगर उसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो उसमें
एडल्ट्री का मतलब समझते हैं? व्याभिचार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं। तो उसमें अगर आप जाकर के देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन किया गया इंडिविजुअल लिबर्टी के कंटेक्स्ट में और जेंडर इक्वलिटी के कंटेक्स्ट में। ये कहा गया कि संविधान के मूल्य के खिलाफ हैं ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं को पुरुषों के अधीन मानती हैं, जो महिलाओं के लिए सबऑर्डिनेटेड पोजीशन जो है वो प्रदान करती हैं। और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उसमें कहा, संवैधानिक नैतिकता ऐसी प्रथाओं को अस्वीकार करती है जो संविधान के मूल्यों जैसे समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। ये बातें समझ में आई? तो ये 5-6 केसेज का हवाला देते हुए आप आसानी से इस प्रश्न को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बातें अब समझ में आई? कोई डाउट है इसमें? एक प्रश्न और मैं पिक करूंगा। प्रश्न लिखें। मूलाधिकारों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की विशिष्ट स्थिति ने संवैधानिक संतुलन को परिवर्तित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस संदर्भ में इसने भारत को ब्रिटेन की तुलना में अमेरिका के करीब पहुंचा दिया है। समीक्षा करें। The distinct position of the Supreme Court especially in the context of fundamental rights
हैज altered the constitutional balance. It has put India nearer to USA than Britain. A review. देखिए तो प्रश्न समझ में आया, प्रश्न समझ में आया। यहां पर आपसे बात की जा रही है किसके इंपैक्ट की? इंपैक्ट ऑफ distinct position of Supreme Court नहीं, किसके कंटेक्स्ट में? रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। सवाल यह उठता यहाँ पर, ये जो डिस्टिंक्ट पोजीशन की बात की जा रही है, ये डिस्टिंक्ट पोजीशन क्या है? ये डिस्टिंक्ट पोजीशन है कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, as seen as custodian of as the custodian of fundamental rights, संविधान मूलाधिकारों के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट। और इसके बिहाफ में अगर आप देखें तो आर्टिकल 13(2) जो जुडिशियल रिव्यू की ऑथोरिटी है और आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं। अब कहा जा रहा है नहीं, अमेरिका के करीब पहुंचाने का मतलब क्या है? अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो मैं कह सकता इसने ब्रिटेन से दूर किया और अमेरिका के करीब लाना। बातें समझ में आई? ब्रिटेन से दूर क्यों कैसे ले गया? तो अगर आप जाकर के देखें, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली, संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली, लेकिन संसद सर्वोच्च नहीं। सर्वोच्चता यहां किसकी है? सर्वोच्चता संविधान की है।
संवैधानिक सर्वोच्चता है। और यह जो संवैधानिक सर्वोच्चता है, अगर आप जाकर के देखें, ये टिल्टेड किसकी तरफ है? जुडिशियरी। टिल्टेड है जुडिशियरी की तरफ। नहीं, इसी के कारण ना कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कारण नहीं, और इस रूप में जो इसको विशेषाधिकार दिए गए नहीं, यह संवैधानिक सर्वोच्चता को क्या करता है? अमेरिका के करीब लाता है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आप जाकर के देखें, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ क्या होता है? समय के साथ अगर आप जाकर के देखेंगे तो यह जो है बढ़ती, यह झुकाव का बढ़ना, अब यह झुकाव कैसे बढ़ रहा है आपको देना है, देखना है। क्योंकि इसके जरिए अगर आप देखें, न्यायपालिका दोनों को चेक कर रही है, विधायिका या संसद को भी और कार्यपालिका को भी। नहीं, और अगर आप देखें झुकाव कैसे बढ़ता है, तो पहला मूल ढांचे की अवधारणा, दूसरा PIL, तीसरा न्यायिक सक्रियता, और न्यायिक सक्रियता से आगे बढ़कर न्यायिक विधायन, जुडिशियल लेजिस्लेशन, और न्यायिक अतिक्रम, जुडिशियल ओवररीच। बातें समझ में आई? इसी क्रम में अगर आप जाकर के देखें तो एक और डायमेंशन यहां मिसिंग है, वह है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि सम्यक प्रक्रिया। क्योंकि विधि सम्यक प्रक्रिया की संकल्पना अमेरिका से ही ली गई है 1978 के मेनका गांधी केस में। और विधि सम्यक प्रक्रिया के जरिए मतलब लॉ की रैशनैलिटी को चेक करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने। और इस पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाकर के देखें, इसकी पृष्ठभूमि में आप क्या देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स DPSP को लेकर बदलता नजरिया, नहीं, आर्टिकल 37 की व्याख्या का बदलना, आगे चर्चा मैं कर चुका हूं। देखिए तो लगभग चीजें आ गई।
लगभग चीजें आई। पकड़ना है आपको। आप लोग क्या करते हैं कि सोच के पहले जाते हैं और वही छाप के आ जाते हैं, जबकि लगातार आप देखें प्रश्न को हम कहां से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और वहीं से आंसर का स्ट्रक्चर तैयार होता चला जा रहा है। क्लियर? आज यहीं तक रहने दें। कल क्या जी, बोलिए बोलिए। छुट्टी तो 12 दिन 13 दिन मना के ना आए हैं आप लोग? नहीं मना के आए? क्या छुट्टी रखनी है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो फिर आगे छुट्टी होगी। 6 को मजबूरी है बंद करने की, इलेक्शन है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल क्लास ले लूँ, कम से कम इसी बहाने जो है इधर से लौटते हुए मोदी जी से भी मुलाकात हो जाएगी। क्या? या दूसरा विकल्प है कि शाम में 6:30 से रख दो। क्या? चलिए, ग्रुप में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, कल की टाइमिंग के बारे में ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू।